दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाघ की। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि इमाम साहब और वायलर साहब वापस चले गए थे। वायलर साहब अमेरिका और इमाम साहब जो है अपना हजारीबाग बिहार चले गए थे। और बाघ ने पूरे 3 महीने 9 दिन शांत रहने के बाद बड़ेत गांव में एक 35 वर्षीय महिला पर हमला करके उसे घायल कर दिया था, याद होगा। फिर इसके 1 महीने बाद बाघ ने डबरा लस्यू पट्टी के पबेक गांव में एक 16 वर्षीय लड़की पर हमला किया। फिर उसके दूसरे दिन, ठीक दूसरे दिन, मतलब एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन जलठा गांव के एक 9 वर्षीय बच्चे भगवती पर हमला कर दिया था, याद होगा, मैंने बताया था यहाँ तक आपको। अभी तक बाघ ने कितने लोगों को मारा और घायल किया है वो तो आपको याद ही होगा मेरे पिछले वीडियोस में देख के। मतलब कितने इंसानों को, मैं जानवरों की बात नहीं कह रहा हूँ, कटरों की बात नहीं कह रहा हूँ, कितने इंसानों को मारा और कितने इंसानों को घायल किया, ये आपको याद होगा। और अब आप लोग गिनते जाइए, स्टार्ट काउंटिंग, कि और कितने इंसानों को ये बाघ अपना आहार बनाने वाला है, अपने कितने लोगों को मार के ये अपनी भूख को शांत करने वाला है, अपनी खून पीने की जो प्यास है उसको कैसे शांत करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं घटना में आगे। बाघ ने भगवती को जो है उसके गले से दबोच रखा था और उसे उठाकर ढलान की ओर छलांग लगाकर भाग गया। अपने जबड़े में बच्चे को पकड़े हुए जंगल की तरफ भाग गया। जब तक बच्चे के माँ और पिताजी उस तरफ दौड़े, तब तक बाघ जो है बच्चे को दबोचे हुए दूर निकल गया था, कहीं दूर जा चुका था। मतलब उसकी तो स्पीड बहुत तेज होती है ना। भगवती बच्चा जो ये था, ये अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था, यानी कि 3 बहनें थी इसकी। और तीनों ही भी बहनें, यार होता ही है, भाई से प्यार, खूब प्यार करती थी। एक तरह से ये कहिए कि उनकी आंखों का तारा था उनका भाई, उनके लिए। न जाने कितनी पूजा पाठ, मन्नतें, कितना सब कुछ करने के बाद इस परिवार में ये भगवती, इस बच्चे का जन्म हुआ था। अब शिकार हो गया। भगवती की माताजी जो है वो पछाड़ खा के गिर पड़ी और बिलखते हुए, रोते हुए बोलने लगी, अरे निर्दयी बाघ, तू बच्चे के बदले मुझे उठा ले जाता। अरे तूने तो मेरे घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया है। यार जरा सोचिए, यार क्या बीत रही होगी इस परिवार के ऊपर, जिसका इकलौता लड़का बच्चा असमय ही जो है काल के गाल में समा गया था। काल ने नहीं छोड़ा, जिसको ले गया बाघ। उसके लिए क्या है यार, उसके लिए तो एक मांस था, बस मीट था, उसका भोजन था। लेकिन हम इंसानों के लिए कितने सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। भगवती के माँ, पिताजी और बहनों का जो रुदन था, करुण रुदन, उसको सुनकर सारा गांव जो है गमगीन हो गया था। सभी की आंखें नम हो गई थी। और देर रात तक तलाश करने के बाद भी भगवती की बॉडी नहीं मिली। ले गया था बाघ, कहाँ, कैसे, क्या करते। अगले दिन सुबह जब दोबारा तलाश की गई तो भगवती की बॉडी गांव से मात्र 35 मीटर दूर एक सूखे नाले के पास की एक चट्टान पर एक जो है खो बनी हुई थी, वहां मिली। और क्या मिला? बॉडी के सिर्फ बाईं टांग और सर के बालों वाला हिस्सा मिला, यानी कि खाली ऊपर की खोपड़ी। बाकी का सारा शरीर या तो बाघ ने खा लिया था या उसे उठा करके उसने कहीं और शिफ्ट कर दिया था, यानी कि अपने साथ लेके कहीं चला गया था कि इत्मीनान से इसको बैठ के खाऊंगा। मतलब 35 मीटर में आकर के उसने बॉडी का ये हाल कर दिया था। गांव वालों ने एक व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश था, उसको क्षेत्रीय पटवारी जी को खबर देने के लिए डौली खाल या डबोली खाल, जो भी बोलो, जो भी आप समझ लें, दोनों एक ही बात है, डौली खाल या डबोली खाल, वहाँ भेज दिया।
खबर मिलते ही पटवारी जी श्री हंसराम ईस्टवाल वो गांव पहुंच गए और घटना की जो है जांच पड़ताल करके उन्होंने जो है पंचायतनामा कर लिया। फिर भगवती के जो अवशेष थे उनको उसके परिवार वालों को दे दिए कि उसका अंतिम संस्कार हो सके। और अपनी डायरी में जो सब नोट किया जाता है रोज नामचा, वो दर्ज किया। जो एक फॉर्मेलिटी होती है, सरकारी फॉर्मेलिटी जो करनी ज़रूरी होती है किसी भी ऐसे आक्रमण, कोई अटैक के बाद में, कि दिनांक 16 अगस्त 1977 की रात को 8 बजे डबरा लस्यू पट्टी के गांव जल्ठा में एक आदमखोर बाघ ने जयराम के 9 वर्षीय पुत्र भगवती प्रसाद को उठाकर ले गया और उसे मारकर, क्या कहूँ यार, खा गया। यही तो है। बहुत खतरनाक बाघ था ये दुगड्डा का आदमखोर। जिस तरह से खतरनाक रुद्रप्रयाग का था वैसे ही ये भी था। अब ये सूचना पाकर जिलाधिकारी ने 2 सितंबर 1977 को आदमखोर को मारने वाले शिकारी के लिए इनाम के रूप में 500 रुपये की रकम घोषित कर दी कि भाई जो इसको मारेगा उसको सरकार की तरफ से 500 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। उस टाइम में 500 रुपये एक अच्छी खासी रकम होती थी, अभी भी बहुत है, अब तो 500 बहुत होती थी। 23 सितंबर 1977 को लदेसू गांव के एक श्री महेशानंद जी थे, उनकी एक बच्ची थी 10 साल की जिसकी उम्र थी अनुसुईया। वो बच्ची बेचारे नए नए कपड़े पहनकर पूरे गांव में अपना इठलाती भी घूम रही थी। यार 10 साल की बच्ची क्या अकल होती, नए नए कपड़े पहने इठलाती घूम रही थी। इस बच्ची की माता जी का देहांत पहले ही हो चुका था। ये गोरी चिट्टी प्यारी सी बच्ची अपनी सहेलियों के साथ अपना खेल कूद रही थी, पूरे गांव में घर घर जा रही थी, घूम रही थी, कपड़े दिखा रही थी अपने, और बड़ी खुश थी कि आज ही मेरे नए कपड़े हैं, बड़ी खुश थी। इस बच्ची मतलब ये अनुसुईया की एक बड़ी बहन थी और उसे लगा कि कहीं उसकी ये छोटी सी प्यारी बहन को किसी की नज़र ना लग जाए, तो उसने उसको बुलाया और काला टीका वगैरह भी लगा दिया। अब शाम ढलने लगी थी और बड़ी बहन जो अनुसुईया से माँ जैसा प्यार करती थी, उसने अनुसुईया को बड़ी प्यारी सी झिड़की दी कि तू सुबह से जो है ये नए नए कपड़े पहन के इधर उधर मटर गश्ती कर रही है, भाई यही है तेरे पास काम, इसके अलावा कोई और काम नहीं है तेरे को करने के लिए। एक होता है ना एक मीठी सी झिड़की टाइप की जो होती है, और कुछ नहीं है तेरे पास काम करने के लिए, चल ये कर वो कर समथिंग। अब वो बड़ी बहन की झिड़की सुनकर अनुसुईया हंसने लगी और वो फिर जो है बड़ी बहन के साथ हंसी मजाक खेल कूद करने लगी, उसके ऊपर कूदने लगी, बच्चे जैसे करते हैं वही सब उसका भी चल रहा था। बच्ची यार 10 साल की बच्ची, क्या उम्र होती है। और फिर प्लेन्स के बच्चे तो फिर भी बहुत एडवांस आज के, लेकिन उस टाइम के सन 71-77 के 10 साल के बच्चे, यार हमें तो नाक साफ करने की भी उम्र तमीज़ नहीं थी। खैर रात के करीब 8 बजे होंगे, अनुसुईया किसी काम से अपने 2 मंजिले घर के में जो एक छज्जा था उस पर आई। तभी जीने की तरफ से बाघ ने एक ही छलांग में बेचारी मासूम बच्ची को दबोच लिया, इस अनुसुईया को। अब अनुसुईया जो है डर कर जोर से चीखी, जैसे ही वो कूदा तो एकदम चीखी हो। उसकी चीख सुनकर जो बड़ी बहन थी उसकी, सुमति उसका नाम था, वो हाथों में चिमनी मतलब वही वो लालटेन वो लेकर कमरे से बाहर छज्जे पे आ गई देखने के लिए कि क्या हुआ। तो चिमनी की एक धुंधली सी जो रोशनी थी उसमें उसने देखा कि एक काली सी छाया है कोई, जो अनुसुईया को दबोचे हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गई है। ये देख के उसके तो होश फाख्ता हो गए और उसने जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के जो निवासी थे वो आ गए और फिर सुमति ने जो है सारी बातें उनको बताई और बता दिया इस दिशा की तरफ वो काली सी परछाई जो थी वो हो गई। सारे गांव वाले जो है उस दिशा की तरफ दौड़ पड़े, मतलब जिस दिशा में वो काली छाया गायब हुई थी सब उस तरफ दौड़ पड़े। लेकिन रात में बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी उन लोगों को अनुसुईया का कुछ पता नहीं चला। सब लौट के आ गए भाई, सब टेंशन में।
रोने धोने का माहौल, गमगीन माहौल, सब परेशान, क्या करें क्या ना करें। अब अगले दिन का इंतज़ार किया जा सकता था। अगला दिन आया, सवेरा हुआ, बच्ची की तलाश दोबारा से शुरू की गई। तो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर मंडुए के खेत में अनुसुईया के जो शरीर के कुछ अवशेष मिले। बाघ ने अनुसुईया को पैरों से लेकर छाती तक खा लिया था। अवशेषों के पास ही अनुसुईया की बच्ची के बेचारे के जो नए कपड़े थे वो कटे फटी हालत में खून से लथपथ पड़े हुए थे। अनुसुईया के अवशेषों पर जैसे उसकी बड़ी बहन की नज़र पड़ी तो वो आप उम्मीद कर सकते हो यार क्या उसकी हालत हुई होगी। बिलख बिलख कर रोने लगी। वो बार बार बुदबुदाते ना लोग, रोने में बुदबुदाने लगे, अरे मेरी बहन तुझे तो खुद ही यार जो है मौत की नज़र लग गई। कहाँ तो उससे काला टीका लगाया था नज़र से बचाने के लिए, तो यार तुझे तो खुद मौत की नज़र लग गई। अब इस घटना की खबर पाकर क्षेत्रीय पटवारी गोकुल देव शर्मा जी पहुँचे लदेसू गांव और फिर वो अपनी घटना की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। फिर पंचायतनामा तैयार करके अवशेषों को जो है अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार वालों के यानी कि उसके पिताजी श्री महेशानंद जी को सौंप दिया और फिर अपना रोजनामचा, वही अपनी डायरी मेंटेन करने लगे। अब इस रोजनामचे में लिखना था उन्होंने, वो लिखा कि 23 सितंबर 1977 की रात 8 बजे अजमेर वल्ला पट्टी के वृत्त 3 के गांव लदेसू के निवासी महेशानंद की 10 वर्षीय पुत्री शब्द इस्तेमाल किया गया है, पुत्री अनुसुईया को आदमखोर बाघ घर के छज्जे के ऊपर से दबोच कर ले गया और उसे मारकर खा गया। बहुत हृदय विदारक घटनाएं घट रही थी। 29 सितंबर 1977 को वन्य जंतु प्रतिपालक श्री गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, इनका नाम आप लोग पहले पिछले कई एपिसोडों में आप इसी कहानी में इनका नाम कई बार पहले आ चुका है, आप सुन चुके हैं। इन्होंने इस क्षेत्र के तहसीलदार साहब को सूचना दी कि उत्तर प्रदेश के वन्य जंतु प्रतिपालक ने, उस टाइम में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश बन गया था और फिर बहुत बाद में उत्तराखंड बना। तो उत्तर प्रदेश के वन्य जंतु प्रतिपालक ने गांव विरमोली के स्वरूप सिंह और जामल गांव के प्रताप सिंह को इस नरभक्षी बाघ को गोली मारने का परमिट दे दिया है, यानी कि 2 शिकारियों को परमिट दे दिया गया है कि इस बाघ को मार दिया जाए। असल में इन दोनों शिकारियों को जब इस आदमखोर के बारे में पता चला था तो तभी इन दोनों ने अप्लाई कर दिया था इस परमिट के लिए कि भाई हमें भी परमिट दिया जाए, हम भी इसे मारें। तो ये इमाम साहब और वायलर साहब से के बाद, मतलब वो शिकार पे थे तो इन्होंने भी परमिट दे दिया था उसी दौरान, उसी पीरियड में। इधर 7 अक्टूबर 1977 को बाघ ने एक घटना को और अंजाम दे दिया। हुआ यूं कि धूरा गांव में एक विडो महिला थी, गंगा देवी। उनकी एक बेटी थी 12 साल की जिसकी उम्र थी और उसका नाम कबूतरी था। तो कबूतरी को रात में बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ी, बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसने अपनी चाची को बोला कि चाची मुझे बाहर जाना है, बाथरूम वगैरह जाना है। तो चाची ने कहा रुक जा बेटा, ऐसे अकेले मत जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं तेरे को लेके चलती हूँ, रुक जा अभी तू 2 मिनट। उसने लालटेन उठाई, अब आगे आगे कबूतरी चल रही थी और पीछे पीछे हाथ में लालटेन पकड़कर जो चाची, उसकी चाची थी, वो चल रही थी। अब चाची जी वहीं बरामदे के पास वहीं पर खड़ी हो गई और बच्ची उनसे कुछ कदम आगे खेत में चली गई और वो ऐसे ऐसे बेलों को हटाकर खुद को छुपाते हुए फ्रेश होने लगी। बेलें होती ना खेतों में, पहाड़ों में तो आंगन के बाहर ही खेत हो जाते हैं, प्लेन्सों में तो किचन गार्डन होते हैं, पहाड़ों में तो पूरे खेत होते हैं।
तभी अचानक बेलों में सरसराहट सी कुछ होने लगी, और इससे पहले कबूतरी या उसकी चाची जी कुछ समझ पाती, बेलों के बीच में जो है पहले से ही जो एक बाघ था वो छुपा हुआ था, और उसने एक छलांग लगाकर कबूतरी का गला दबोच लिया और उसे लेकर बड़ी तेजी से नीचे खेत की तरफ कूद के गायब हो गया। अब ये हमला इतना अप्रत्याशित था, इतना तेजी से हुआ था कि वो बच्ची बेचारी, वो उसके गले से आवाज तक नहीं निकल सकी, चीख तक नहीं मार सकी। अब इधर चाची जी चीखती चिल्लाती रह गई, उन्होंने तो देख लिया, अब वो चीखती चिल्लाती रह गई। घर में बच्चे और महिलाओं के अलावा कोई भी पुरुष नहीं था, क्योंकि घर के जो भी पुरुष थे वो रोजी रोटी के कारण सब घर से बाहर गए हुए थे। मैंने पहले एपिसोड में ही आपको बता दिया था कि इस एरिया के जितने भी जो मेल्स थे, जो जो मर्द थे, जो पुरुष थे, वो सब रोजी रोटी नौकरी की तलाश में सब घर से बाहर ही रहते थे। तो ये भी घर से बाहर ही थे। कबूतरी की चाची, माँ और परिवार के अन्य सदस्यों की जब चीख पुकार हुई और जब वो गांव वालों ने सुनी, तो आप उम्मीद कीजिए गांव वालों ने क्या किया होगा। गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां और अधिक मजबूती से बंद कर दी है। जाना तो छोड़िए, अपने आप को और मजबूती से बंद कर लिया। दोस्तों, क्या करते हैं लोग, बहुत बुरी तरह से डर चुके थे इस नरभक्षी आतंक के कारण। लोगों के अंदर जरा भी साहस नहीं बचा था। किसी के अंदर भी नरभक्षी बाघ का पीछा करने की हिम्मत नहीं थी यार। क्या करते, कितना खौफनाक बाघ हो गया था ये। अगले दिन सुबह 9 बजे सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए और फिर कबूतरी की तलाश में निकल गए, बच्ची की तलाश में। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक गधेरे के पास झाड़ियों में उस बच्ची की एड़ियाँ और सर के ऊपर बालों वाला जो भाग होता है, ये मतलब खाली खोपड़ी, और बाकी कुछ चबाई हुई हड्डियाँ और खून से लथपथ फटे हुए कपड़े मिले। बाघ ने रात में ही इस बच्ची को जो है पूरी तरह से खा लिया था। तुरंत फिर वही क्षेत्रीय पटवारी श्री हरि प्रसाद वेदवाल साहब तक खबर पहुंचाई गई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता था, सरकार को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता था। खबर सुनकर वो तुरंत घटनास्थल पर आ गए। घटना की सत्यता की उन्होंने जांच पड़ताल करी, उसको अच्छी तरह कि हाँ भाई ये सही बात है, सत्य है कि बाघ ने मार दिया है। फिर पंचायतनामा तैयार करके जो बच्ची के अवशेष थे कबूतरी के, वो उसके परिवार को सौंप दिए कि लो भैया क्या कर सकते हैं, अब इनका इसका जो है ये अंतिम संस्कार तो हो ही जाए। और फिर अपनी डायरी में नोट किया, जो एक किया जाता है हमेशा हर दुर्घटना के बाद, हर ऐसी जब भी कोई बाघ अटैक होता था तो उसके बाद एक रोज नामचा तैयार होता था। तो इन्होंने भी नोट किया। 7 अक्टूबर 1977 की रात को 9 बजे ग्राम धूरापट्टी, अजमेर वल्ला वृत्त 3 में स्वर्गीय मायाराम की 12 वर्षीय पुत्री कबूतरी को आदमखोर ने मारकर खा लिया है। सोच के घबराहट हो जा रही है आप। वन्य जंतु विभाग की ओर से जिन 2 शिकारियों को, मतलब वो प्रताप सिंह और वो स्वरूप सिंह, उनको परमिट दिए गए थे, तो उन परमिटों में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी, साफ साफ लिखी गई थी कि ये दोनों शिकारी केवल आदमखोर बाघ को ही मारेंगे, किसी अन्य बाघ को मारने की अनुमति उन्हें नहीं होगी। जैसे पहले उनके लिए भी था, वायलर साहब और इमाम साहब के लिए भी यही था। और हुआ क्या, इस वजह से ये दोनों शिकारी नरभक्षी को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कर ही नहीं रहे थे कोशिश। इन दोनों शिकारियों को ये डर था कि कहीं आदमखोर के धोखे में इन्होंने किसी दूसरे बाघ को शूट कर दिया या किसी और बाघ को मार दिया तो बवाल हो जाएगा।
बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्योंकि यदि गलती से भी ऐसा हो जाता, कोई निर्दोष बाघ मारा जाता, तो सरकार द्वारा जो सज़ा निश्चित की गई थी वो सज़ा इनको 100% मिलनी थी। ये हकदार होते उस सज़ा को पाने का। क्योंकि वन्य जंतु और ये जो विभाग था उस टाइम 1972 में बड़े कड़े नियम और कानून लेके आ गया था इन लोगों, वन्य जीवों की रक्षा के लिए। और शायद इसी डर के कारण वो नरभक्षी के शिकार के प्रति कुछ निष्क्रिय हो गए थे। उन्होंने कहा छोड़ो यार, कौन पड़े, कहीं दूसरा मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर 9 नवंबर 1977 को गढ़वाल के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने आदमखोर को मारने वाले शिकारी के जो इनाम रखा था उसके लिए 500 रुपये का, अब उस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया। 2500 रुपया बढ़ा दिया। कितना टेंशन होगा सरकार के ऊपर उस टाइम। और साथ ही उन्होंने गढ़वाल के सभी जो लाइसेंसी बंदूकधारी थे उस एरिया के, उन सब से भी अपील करी कि वो लोग भी आदमखोर को मारने में सरकार की मदद करें, अपनी तरफ से जितना हो सके हर संभव प्रयास करें। उनको भी अलाउ कर दिया। बहुत प्रेशर में थी गवर्नमेंट उस टाइम की। दोस्तों, डबरा लस्यू पट्टी के एक गांव सियालना के निवासी श्री ज्ञान सिंह जी दिल्ली में नौकरी करते थे। उनके परिवार को दिल्ली आए हुए बहुत समय हो गया था, काफ़ी अरसा गुजर चुका था। वो दिल्ली के ही में ही रहते थे, वहीं नौकरी करते थे, वहीं बच्चे उनके पढ़ते थे, परिवार दिल्ली में ही था। एक दिन अचानक ज्ञान सिंह जी की पत्नी जी जो थी श्रीमती सरस्वती देवी जी, उनको बड़ी पहाड़ों की याद आने लगी। या पहाड़ जाना है, पहाड़ जाना है, पहाड़ जाना है। तो उनके कुछ रिश्तेदार थे जो पहाड़ की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी इच्छा बताई, तो हस्बैंड ने भी अनुमति दे दी। अब वो अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली से सियालना आ गई, यानी अपने गांव आ गई। अब गांव की सारी महिलाएं उनकी कुशल क्षेम वगैरह, कुशल प्रेम वगैरह जानने के लिए उनके पास पहुंची। तो गपशप होती हुई, और जाते टाइम हमारे यहाँ जैसे रिवाज होता है सभी को जो है गुड़ और चने वगैरह भेंट किए। ये रिवाज हम लोगों के पहाड़ में है। जब भी कोई किसी किसी के साथ एक लंबे अंतराल के बाद, यानी कि बहुत समय के बाद मिलता है, तो उसे कुछ भेंट वगैरह, लेन देन का कुछ आदान प्रदान हम लोग करते हैं, यानी भेंट वगैरह दी जाती है, ली जाती है। ये हमारे रीति रिवाजों में है, ताकि संबंधों में मिठास बनी रहे। अब गांव में आने के बाद से ही सरस्वती देवी ने अपने इन्हीं के पड़ोस में एक महिला रहती थी जो बुजुर्ग थी, काफ़ी बुजुर्ग थी, भाना देवी। उनको अपने पास ही बुला लिया था कि आप जो है मेरे पास ही आ जाओ, मेरे साथ ही रहो। और उन्हें अपने साथ अपने ही कमरे में वो सुलाने भी लगी थी। अब ये जो बुजुर्ग महिला थी, इन्होंने कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं गई थी। इनको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था अपने गांव से कहीं बाहर की दुनिया देख सकें। तो उनकी जो है बड़ी उत्सुकता रहती थी। वो देर रात तक जो है वो सरस्वती देवी जी से जो है दिल्ली के बारे में पूछती रहती थी कि कैसा है, क्या है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा इतने बड़े घर होते हैं। मतलब एक उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो सब वो रहती थी। तरह तरह के सवाल होते थे और वो बेचारी हर सवालों का जवाब देती रहती थी। 13 नवंबर 1977 की रात की बात है। सरस्वती देवी उन बुजुर्ग महिला को दिल्ली में जो हर साल होती है ना अपनी गणतंत्र दिवस की परेड, रिपब्लिक डे परेड, आरडी परेड, तो उसके बारे में बता रही थी कि ऐसे ऐसे परेड होती है और ये है वो है। उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो सरस्वती देवी ने उस बुजुर्ग महिला को इस बारे में बताया और कि मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, और कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गई। अब जो ये बुजुर्ग महिला थी भाना देवी, ये भी जो है लालटेन हाथ में लेकर बाहर निकली और दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब ये वही लालटेन लेकर दरवाजे से रोशनी दिखाने लगी। जैसे ही सरस्वती देवी आंगन के अगले हिस्से में पहुंची, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत भारी वजन की कोई चीज़ पीछे से उनकी ओर आके गिरी है। बहुत भारी वजन है जिसका, जो उनकी पीठ के ऊपर पीछे से गिरी है। और फिर दूसरे क्षण उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके गले में नुकीली सलाखें कोई यूं चुभ गई हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ।
कुछ देर तक तो वो छटपटाई, फिर बेहोश हो गई। नहीं था यार, वो बेचारी आदमखोर बाघ का शिकार बन चुकी थी। अब पीछे से अटैक हुआ, उनको दिखा तो नहीं, कुछ समझ तो आया नहीं था। आदमखोर ने उन्हें मारकर उनकी लाश को आंगन से उछाल कर सामने के जो सीढ़ी नुमा जो खेत थे उनमें फेंक दिया, और फिर फेंकने का पीछे से खुद भी उसके ऊपर कूद गया, बॉडी के ऊपर। और उसके बाद उसकी बॉडी को पकड़ के वो अपना जंगल की तरफ जाने लगा। काफ़ी कोशिश कर रहा था कि तेज़ जा सके, लेकिन क्योंकि महिला बड़ी थी, उम्र में थी और थोड़ा भारी थी, तो बहुत तेज़ नहीं जा पा रहा था। अब यार मैं एक चीज़ सोच रहा था यार, मौत भी क्या चीज़ होती है, जिसकी जहाँ जैसे होनी लिखी है वैसे ही होती है, जहाँ लिखी है वहीं। अब यार कहाँ तो दिल्ली में अपने परिवार के साथ हंसी बिल्कुल खुशी का जीवन व्यतीत कर रही थी, अपना परिवार चला रही थी, सब बच्चे हस्बैंड सब, बड़ा एक बढ़िया माहौल। और अचानक से दिल में आया कि यार चलो पहाड़ अपने गांव चला जाए। तब उन्हें ये थोड़ी पता होगा कि उनकी मौत उन्हें यार पहाड़ लेकर जा रही है। जैसे मुझे थोड़ी पता था, दुबई से अचानक प्रोग्राम बना कि चलो यार बद्रीनाथ जाना है, इंडिया जाओ। आया और आते ही एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ना मेरी कोई जान ना पहचान। सच में यार बड़ा विचित्र खेल है ऊपर वाले का। मेरा एक्सीडेंट उस जगह पे लिखा होगा तो वहीं पे हुआ, और दुबई से बुला के मेरा एक्सीडेंट हुआ। खैर, वो बुजुर्ग महिला जो लालटेन लेकर दरवाजे में खड़ी थी, उसने बाघ को देख लिया था सरस्वती देवी पे हमला करते हुए, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर को सुनकर पड़ोस में ही रहने वाला एक अमर सिंह लड़का था, वो दौड़ता हुआ आया, और उसने जब सारी स्थिति को समझा, अपने मतलब वो बुजुर्ग महिला से जब उसने पूरी बात समझी, तो उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। अब जब इसका और वो बुजुर्ग महिला का हल्ला गुल्ला पड़ोस के लोगों ने सुना, तो वो लोग भी सब वहाँ तुरंत इकट्ठा हो गए। और फिर वास्तविकता को जब उनको पता चली कि ऐसा ऐसा हो गया है कि बाघ जो है सरस्वती देवी को उठा के ले गया है, तो वो लोग सब लोग जो है उस ओर दौड़े जिस तरफ बाघ जो है सरस्वती देवी को लेकर गया था। अब जब बाघ ने देखा कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, कुल्हाड़ी है, कुछ ना कुछ है, तो वो सरस्वती देवी की लाश को वहीं पर छोड़कर जंगल की तरफ अपना भाग निकला। हमारे उत्तरांचल की भाषा में बोलते कल्टी हो गया, भाग निकला। सरस्वती देवी की बॉडी जो है वो मुंह के बल पड़ी हुई थी, शरीर पर जगह जगह खरोंचों के निशान थे, गले पर दांतों के गहरे निशान थे जिनसे खून बह रहा था। अब दो शिकारी जो मोहम्मद अली और शौकत अली, जो लाइसेंसी बंदूकधारी थे, जिनके लिए ऑर्डर था कि आप लोग भी मार सकते हैं, तो दो शिकारी उन्होंने लाश के नज़दीक के एक पेड़ में मचान बांध लिया, और फिर अपनी अपनी बंदूकें लेकर के वो उस मचान में बैठ गए कि चलो आज जो है ये जब ये महिला को आएगा बाघ खाने के लिए तो हम इसे शूट कर देंगे। और जो गांव के जो बाकी अन्य लोग थे वो लोग अपने अपने घरों की ओर वापस चले गए। अब ये दोनों शिकारी जो है रात भर मचान पर बैठे रहे कि बाघ आए और ये उसे शूट कर दें, गोली मार दें। पूरी रात बीत गई लेकिन बाघ लौट कर नहीं आया। अगले दिन सुबह फिर वही सारी कार्रवाई, जो रूटीन कार्रवाई होती थी सरकारी, वो शुरू हो गई। पटवारी श्री गोकुल देव शर्मा जी को खबर दी गई। ये घटनास्थल पर पहुँचे, पंचायतनामा तैयार किया गया, सरस्वती देवी की लाश को अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों को दे दिया गया, और अपने रोजनामचे में उन्होंने लिख दिया, जैसा हमेशा लिखते चले आ रहे थे उन्होंने भी लिख दिया। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एक नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों से कहीं मौका लगे तो मिल सकें और वो आपको इस बात के बारे में बताएं। खासतौर पर उस एरिया में रहने वाले जो उत्तरांचल के लोग अगर वीडियो को सुन रहे हैं तो वो सच में इस घटना के बारे में पता कर सके कितना निर्दयी बाघ था। 13 नवंबर 1977 की रात को 10:30 बजे डबरा लस्यू पट्टी के
सियालना गांव में ज्ञान सिंह की 40 वर्षीय पत्नी सरस्वती देवी को आदमखोर बाघ ने मार डाला है। इतनी उन्होंने अपने रोजनामचे में नोट कर लिया। और गांव के प्रधान साहब ने इसी बीच घटना की सूचना एक लेटर लिखकर श्री ज्ञान सिंह जी के पास दिल्ली तक भिजवा दी। और दोपहर के तीसरे पहर में गांव के लोगों ने मिल करके सबने सरस्वती देवी का जो अंतिम संस्कार था वो सब कर दिया। ये कई वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि हिंदुओं में अंतिम संस्कार का बहुत महत्व है। चाहे शरीर का एक कोई भी हिस्सा मिल जाए उसको ही शरीर मान के संस्कार कर दिया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिल सके, मुक्ति मिल सके। ये जो दिन थे ये कुछ ऐसे हो गए थे कि शाम को सूरज ढलने के बाद और दूसरे दिन सूरज उगने से पहले दुगड्डा और डांगू के करीब 500 वर्ग मील के एरिया में इस खतरनाक, इस क्रूर आदमखोर बाघ के आतंक के कारण एक मतलब अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। दिन के समय सामान्य जनजीवन जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता था, कोई टेंशन नहीं। पुरुष महिलाएं वो खेतों में काम करते थे, बच्चे खेलते थे और अपने मवेशियों को जंगलों में भी ले जाते थे चराने के लिए। महिलाएं जंगल जाती थी, घास और लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए लेकर के लाती थी। बच्चे स्कूल जाते थे। थोड़ी जो बड़ी लड़कियां थी जो स्कूल नहीं जाती थी वो धाराओं में और नौलों से या झरनों से जो है वो भर भर के पानी अपने घरों में लाती थी। लोग घने जंगलों के बीच से होकर गुजरते थे और एक गांव से दूसरे गांव इधर उधर आना जाना सब करते थे, बाजार जाते थे, सब करते थे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दिन के समय किसी को कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। सारा जनजीवन बिल्कुल सामान्य रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कारण ये था कि आदमखोर ने, इस तेंदुए ने कभी भी किसी मनुष्य पर दिन पर हमला नहीं किया था। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि ये जो तेंदुआ है ये जिसे गुलदार या हम लेपर्ड कहते हैं, पहाड़ों में हम इसको बाघ कहते हैं। ये हमारे लिए बाघ है, ये भी बाघ है, धारी वाला भी बाघ है, दोनों बाघ है। मतलब बिग कैट्स सारे बाघ है हमारे लिए। तो ये जो था ये रात का ही शिकारी होता है, आप लोग जानते हैं। ये कभी भी दिन में शिकार नहीं करता, दिन में ही अपना आराम करता है, छिपा रहता है। भले ही आदमखोर क्यों ना हो, अगर आदमखोर भी है तब भी ये दिन में शिकार नहीं करता है। लेकिन टाइगर के बारे में उसका एक अपना नियम है, वो अपना एक अलग सिस्टम है उसका। अगर टाइगर आदमखोर हो जाता है तो उसको इस बात की परवाह नहीं रहती है कि ये समय दिन का है कि रात का है। उसे जब भी जैसे भी मौका मिलेगा वो तुरंत कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। आदमखोर टाइगर वो दिन रात नहीं देखता है, लेकिन लेपर्ड सिर्फ रात में शिकार करता है। ये बात कई वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ और आप में से 90% जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं और टाइगर लेपर्ड्स के बारे में जो जानकारी रखते हैं आप लोग जानते ही हैं। खैर, जैसे ही शाम ढलने लगती थी लोगों का जो जनजीवन था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता था। लोग भले ही कितने ज़रूरी काम में लगे हों, लेकिन सूरज छुपने से पहले सारे काम धंधे को छोड़ अपने अपने घरों को सब लौट जाते थे। रात होते ही गांव घरों के चारों तरफ एक डरावनी खामोशी सी छा जाती थी। मैं जो भाव लाना चाह रहा हूँ ना वो भाव के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं यार। अब डरावनी खामोशी से आप क्या समझ रहे हैं, आप बेहतर आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोग अपने खिड़की दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर देते थे और घरों में दुबक जाते थे। यहाँ तक कि दरवाज़ों के जो पीछे बंद करने का उसके पीछे से भारी भारी चीज़ें रख देते थे कि जिससे बाघ अगर दरवाज़ा तोड़ के किसी तरह से अंदर ना आए, भारी सामान लगा है तो उसको दिक्कत होगी दरवाज़ा तोड़ने में। जैसे रुद्रप्रयाग की कहानी याद होगी आपको, किस तरह से दरवाजे खोल के अंदर घुस के इंसानों को उठा ले जाता था। तो वहाँ जो लोगों ने किया था वही यहाँ के लोगों ने भी किया। रुद्रप्रयाग की तरह यहाँ के लोगों ने भी एक दरवाजे के साथ साथ एक दूसरा दरवाज़ा और लगवा लिया था। एक के बाद एक 2 दरवाजे लगा दिए थे कि अगर एक टूटे तो दूसरा तो है।
डर का आलम ये था कि लोग घरों के अंदर बंद हैं, उसके बावजूद जब एक दूसरे से कोई बात करते थे तो आवाज़ ऊंची नहीं करते थे, जोर से नहीं बोलते थे, धीरे धीरे फुसफुसा के, कि कहीं बाघ आसपास आवाज़ ना सुन ले। रात भर सारे इलाके में नरभक्षी के रूप में जीती जागती मौत का साम्राज्य रहता था। घरों के दरवाजे भी जब सुबह होती थी, उसके बाद जब सुबह होने के बाद जब अच्छी तरह से धूप निकल जाए, चारों तरफ धूप फैल जाए, जब तभी दरवाजे खुलते थे। इतना डरे थे लोग। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि लोगों की इतनी सतर्कता और सावधानी बरतने के बावजूद बाघ किसी ना किसी मनुष्य पर हमला करने में सफल क्यों हो जाता है, जबकि इंसान इतनी सेफ्टी से चल रहा है, इतनी सिक्योरिटी रख रहा है अपनी, लेकिन फिर भी शिकार हो जा रहा है। अब इस बात का उत्तर कई कारणों पर यार डिपेंड करता है। इनमें से एक कारण क्या है, देखिए, जो आतंकग्रस्त जो क्षेत्र होता है, उसकी सामान्य जो उसकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं। इस इलाके की परिस्थितियां क्या थी? इस इलाके में सभी गांव जो है पहाड़ों पर ढलान पर बसे हुए थे, मतलब ऐसे 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 पहाड़ों को काटकर जो ढलवा ज़मीन थी उसको समतल किया गया था, और फिर एक एक पत्थर गढ़कर मकान की दीवार की चिनाई की जाती थी। तो इस तरह से मकान, मतलब ढलान है तो ढलान को काट काट करके समतल कर लिया, फिर उसके ऊपर मकान बनाया। और किसी किसी गांव में तो मकान इतनी असमतल जगह पर बने हुए हैं कि एक मकान का आंगन दूसरे मकान की छत की बराबरी में होता है, क्योंकि नीचे वाले की तो मकान की छत आ रही है, ऊपर वाले का बरामदा आ रहा है। अच्छा, मकानों की छतों में कहीं तो पटाले लगी होती है, पटाले मतलब जो पत्थर होते हैं, चिकने पत्थर, स्लेट्स, तो कहीं पे घास फूस के छप्पर भी होते हैं। हालांकि जो कुछ संपन्न धनाढ्य लोग जो होते थे वो अपने मकान की छतों में लोहे की चादरों से या सीमेंट से भी बना लेते थे, तो वो लोग अपना पक्का काम कर लेते थे। वैसे तो गांव सीढ़ीनुमा खेतों के ऊपर के जो सिरे होते हैं वहाँ बसाए गए थे, अमूमन ऊपरी हिस्से में बसाए जाते हैं ताकि खेतों की देखभाल आसानी से हो सके। अब पुराने समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार गांव के मकानों में टॉयलेट नहीं बनाए जाते हैं, शौचालय घरों में नहीं बनाए जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग अटैच वॉशरूम या बाथरूम बनाते हैं ना, तो गांव घरों में ऐसा नहीं होता है। फ्रेश होने के लिए बाहर खेतों में या जंगलों में ही जाना होता है। अब तो खैर काफ़ी चेंज आ गया, मैं बात कर रहा हूँ सब 1977 की, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, आज के समय से उस समय की तुलना मत कीजिएगा। उस टाइम में लालटेन के भरोसे रहते थे, आज तो ट्यूबलाइट और दुनिया भर की लाइटें हैं। और चाहे दिन हो या रात, आदमखोर का आतंक होने के बाद भी जो नेचर कॉल है उसके लिए तो लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। अब वो सुबह है कि शाम है कि रात है कि दिन है, ये नहीं देख सकते थे। और ऐसे में घात लगा कर बैठे आदमखोर को लोगों पर हमला करने का मौका मिल जाता है। एक मज़ेदार बात और है यार कि ये जो नरभक्षी बाघ था, इसके अधिकांश जो हमले थे, ज़्यादातर हमले जो थे वो कृष्ण पक्ष की रातों में होते थे। अब कृष्ण पक्ष क्या होता है? अच्छा, कृष्ण पक्ष की जो रातें होती हैं ये ज़्यादा काली होती है, मतलब रात काली होती है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अंधेरा होता है, और अंधेरे में बाघ को गांव में छिपने को बड़े आराम से जगह मिल जाती है, और वो आसानी से इधर उधर कहीं भी आने जाने में उससे दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अंधेरा होता दिखाई नहीं पड़ता है, लोगों की नज़रों में आता ही नहीं है, निकल गया धीमे से, पता ही नहीं चला। तो कृष्ण पक्ष में शिकार ज़्यादा होते थे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे हमले कृष्ण पक्ष में ही हुए, कुछ हमले शुक्ल पक्ष की रातों में भी होते थे, लेकिन ये हमले उस समय होते थे जिस समय चांद लुप्ति की कगार में हो और अंधेरा हो जाता है। होता है ना, एक टाइम ऐसा होता है कि चांद या तो निकला नहीं होता है, तब बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, या जब लुप्त हो रहा होता है तो एकदम अंधेरा हो जाता है। एक समय होता है। एक बात और है दोस्तों, चाहे कितनी ही सावधानी कर लो आप, कितनी ही सुरक्षा कर लो,
फिर भी हम इंसान हैं यार, हमसे कहीं ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ चूक तो हो ही जाती है। हम मतलब चाह करके भी 100% अपने आप को सेफ सिक्योर नहीं कर सकते। तो अब छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 10 से 12 साल तक की है, अब वो बच्चे अपनी नासमझी के कारण कई बार सावधानी बरतने में चूक जाते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं होता है वो क्या है। अब क्या पता होगा 10-12 साल के बच्चों को, और वो बड़ी आसानी से आदमखोर के हत्थे चढ़ जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे होते हैं तो आदमखोर को उठा के ले जाने में भी आसानी होती है। और यही कारण था कि आदमखोर के शिकारों में ये 8, 9, 10, 11 साल के बच्चे जो थे, इस उम्र के जो बच्चे थे, उनकी संख्या अधिक थी। अब आप प्रसन्ना से लेते चलिए, जो पहला शिकार प्रसन्ना का किया था मकर संक्रांति के बाद जनवरी के महीने में। और दोस्तों एक घटना ऐसी भी हुई कि शिकारी खुद शिकार हो गया। ये भी मज़ेदार है। ये भी ये दुगड्डा के आदमखोर बाघ जिसकी कहानी हम चल रहे हैं, सुना रहा हूँ मैं, इसी कहानी का एक हिस्सा है जिसे मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा, मतलब इसके अगले भाग में। आज मेरे को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही गपशप हो गई है आप लोगों के साथ। आप लोगों का कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया है मैंने, उसके लिए यार प्लीज़ माफ़ कर देना, माफ़ी चाहता हूँ। अब यार बताओ क्या करूँ यार, आप लोगों से प्यार ही इतना हो गया है कि दिल करता है कि गपशप करता रहूँ, मैं बोलता रहूँ और आपके कमेंट्स बाद में पढ़ता रहूँ। खैर दोस्तों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज़ को देते हैं, कहानी को सुनते हैं, और कई मित्र तो शेयर भी करते हैं। उसमें दिखता है कि इतने लोगों ने शेयर किया है, साथ साथ मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं अपने कमेंट्स से। तो उसके लिए तो यार तहे दिल से शुक्रिया यार, बहुत 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 धन्यवाद। और जो दोस्त चैनल में पहली बार आए हैं उन सबका अभिनंदन, आभार और शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि दुगड्डा के आदमखोर की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। वैसे पसंद क्या आ रही होगी, दुख हो रहा होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी हो रही होगी। तो दोस्तों सोचिए मत, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करते हुए शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको इसके अगली कहानी का नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको भी सुन सकें। और कोशिश करूँगा कि वीडियो को थोड़ा छोटा बनाऊँ, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाता यार, क्योंकि कहानी बीच में एकदम ऐसी जगह पे नहीं छोड़ी जा सकती। खैर, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ अगले वीडियो में। और अगले वीडियो मतलब इस कहानी के अगले भाग के साथ। तो तब तक का के लिए बाय बाय। ठीक है दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।